गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो से हम माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करने जा रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने 11th क्लास में पढ़ा था। उसका नेक्स्ट पार्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। माइक्रो में क्या डिफरेंस है यह भी आप पढ़ चुके हैं पहले। माइक्रो में आपने देखा था कि इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। उसमें कंज्यूमर हो, कंज्यूमर की क्या डिमांड है, कंज्यूमर के लिए क्या सप्लाई है, किसी सिंगल फर्म के बारे में देखते थे, किसी प्रोड्यूसर के बारे में देखते थे कि कैसे इनको इक्विलिब्रियम की सिचुएशन मिल रही है। सिंपल सा था माइक्रो, जहाँ पर है MICRO, उसमें MICRO होता है, माइक्रो में MACRO होता है। आई पर्सनल के बारे में बात करता है। इससे डिफरेंस हम अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। MICRO माइक्रो में पर्सनल यूनिट्स के बारे में बात होती है सिंगल यूनिट्स के बारे में बात होती है। होल लेवल पर हम बात नहीं करते, इकोनॉमी के लेवल पर। जबकि माइक्रो में क्या होता है, हम होल इकोनॉमी के लेवल पर बात करते हैं। यह दोनों में बेसिक डिफरेंस है। उसमें हम कंज्यूमर के बारे में, प्रोड्यूसर के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में, सिंगल यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं। जबकि इसमें पढ़ेंगे तो एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या है पूरे इकोनॉमी में, हमारा नेशनल इनकम की सिचुएशन क्या है। उसमें जो डिमांड की बात करते हैं तो कंज्यूमर की डिमांड की बात करते हैं। रॉ मटेरियल्स के लिए प्रोडक्शन में हेल्प करने के लिए हम जो बात करते हैं वो प्रोड्यूसर की डिमांड की बात करते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो डिमांड वर्ड खत्म हो जाता है, इसमें एग्रीगेट डिमांड आता है। पूरे इकोनॉमी में किसी सिंगल सिचुएशन में किसी गुड्स के लिए क्या डिमांड है। सप्लाई को देखेंगे तो सप्लाई की भी वही सिचुएशन है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हम देखते हैं तो उसमें ओनली सप्लाई वर्ड यूज होता है उसमें, क्योंकि सिंगल यूनिट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। जबकि इसमें जब सप्लाई की बात करेंगे तो एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे, पूरी एग्रीगेट सप्लाई इकोनॉमी में क्या है। वैसे ही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जब बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हम देखते हैं तो उसमें जो कंजम्पशन है वह एक सिंगुलर कंज्यूमर का होता है। सिंगल कंज्यूमर मार्केट में जाता है, चीज़ें परचेज करता है तो कैसे एक्सपेंडिचर करता है। जबकि हम माइक्रो में देखेंगे तो पूरे इकोनॉमी, होल इकोनॉमी लेवल पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसके बारे में पहले भी स्टडी किया हमने, माइक्रो का डिफरेंस, और यह इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पॉइंट आता है माइक्रो पैराडॉक्स। व्हाट इज लॉजिकल एट द माइक्रो लेवल मे नॉट बी लॉजिकल एट द माइक्रो लेवल। यह एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो एक स्थिति है, कोई एक सिचुएशन है, वह एक जगह सही है दूसरे जगह गलत है, इस तरह की स्थिति इसमें है। तो इसमें हम एग्जाम्पल में लेते हैं सेविंग। अगर सेविंग को हम देखते हैं तो अगर सिंगुलर कोई पर्सन हो, जैसे मैं हूँ, मैं सेविंग करूँगा सिंगल, तो मेरे लिए अच्छा माना जाएगा कि मैं सेविंग कर रहा हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा मनी होगी, मैं उसको अपने पर्पज़ के लिए यूज कर लूँगा, मैं प्रॉस्पर्स बनूँगा उससे। यह सिंगुलर रूप में अच्छा है सेविंग। हम जब सेविंग करते हैं तो हमको माना जाता है कि अच्छा है। बट वही अगर पूरे इकोनॉमी में सभी लोग सेविंग स्टार्ट कर दें तब यह सेविंग सही नहीं मानी जाएगी। कि माइक्रो पैराडॉक्स की सिचुएशन में सेविंग को एग्जांपल लेकर हम समझ रहे हैं। किसी पर्सनल पर्सन के लिए, एग्जांपल के लिए मैं हूँ, मैं सेविंग कर रहा हूँ तो मेरे लिए वो अच्छा है, और सब लोग बोलेंगे कि नहीं सेविंग कर रहे हैं बढ़िया है, या फ्यूचर में इसका यूज कर सकते हैं, इनके पास एक्स्ट्रा मनी होगी। बट पूरी इकोनॉमी में जितने भी लोग इंडिया में हैं सब लोग सेविंग स्टार्ट कर दें तो एक्सपेंडिचर उनका कम हो जाएगा। जब एक्सपेंडिचर ही कम हो जाएगा तो मार्केट में चीज़ों को परचेज लोग नहीं करेंगे। धीरे धीरे जो फर्म्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो बंद हो जाएंगी। बंद होंगी तो लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट मिला है वो ख़त्म हो जाएगा। लोगों को एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगा तो उनकी इनकम भी ख़त्म हो जाएगी। इससे पूरे इकोनॉमी में जो ग्रोथ है वह डाउन हो जाएगी, डिक्रीज होने लगेगी। माइक्रो पैराडॉक्स में यही हमको समझना है कि यह सेविंग पर्सनल रूप में हमारे लिए सही है,
बट होल इकॉनमी अगर एक साथ सेविंग करे तो वह ग्रोथ नहीं होगा, वो क्या होगा, इकॉनमी में रिसेशन की सिचुएशन आएगी या इकॉनमी में डिक्रीज होगा, जो जीडीपी है, जो नेशनल इनकम है, वो डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए इसमें और कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। सपोर्ट एक फार्मर को लेते हैं, कोई फार्मर है, वह उसने बहुत ज़्यादा व्हीट का एग्जांपल लेते हैं, व्हीट का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया, तो सिंगल फार्मर ने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया तो वह मार्केट में सेल करके बहुत प्रॉफिट गेन कर सकता है। बट सेम ईयर में इंडिया के सभी फार्मर्स ने बहुत ज़्यादा व्हीट प्रोडक्शन कर दिया, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा व्हीट प्रोडक्शन होने के कारण उसका प्राइस डाउन हो जाएगा और प्रॉफिट सभी लोगों का कम हो जाएगा। माइक्रो पैराडॉक्स यही है सिचुएशन कि एक जगह लॉजिकल है, सही है, कोई काम हम कर रहे हैं, वही दूसरी जगह लॉजिकल नहीं है। तो उसमें सेविंग का हमने एग्जांपल लिया, पर्सनल पर्सन के लिए सही है, बट होल इकॉनमी अगर एक साथ बहुत ज़्यादा सेविंग करेगी तो वो इकॉनमी को डाउन करेगा। उसी तरह प्रोडक्शन का हमने एग्जांपल लिया, एक फार्मर या कुछ फार्मर हैं व्हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो सेल करके प्रॉफिट ज़्यादा गेन करेंगे। पूरे इंडिया के फार्मर्स बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन व्हीट का कर दें तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाने के कारण उसका मार्केट में प्राइस डाउन हो जाएगा और उनको प्रॉफिट नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या स्कोप है, क्या यूज है इसका हम जब शुरू करते हैं पढ़ना माइक्रो इकोनॉमिक्स को तो पहले नेशनल इनकम से स्टार्ट करते हैं। हमारे कंट्री की इनकम कितनी है, उस इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस नेशनल इनकम में हमारे क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। आप अगर हमेशा न्यूज़ सुनेंगे, न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ेंगे तो जीडीपी के बारे में सुनते हैं कि इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ रेट इतने % है, इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ रेट डाउन हो रही है। ये सब क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का एरिया है जिसमें नेशनल इनकम का कैलकुलेशन किया जाता है। उसी तरह एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन, इंडिया में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट अभी चाहिए नहीं मिल रहा है, किसको किस लेवल का एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, यह सब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। उसी तरह थ्योरी ऑफ मनी क्रिएशन के बारे में भी हम इसमें स्टडी करेंगे। आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आप जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू मनी का पूरा सिस्टम इंडिया में कंट्रोल होता है, यह माइक्रो इकोनॉमिक्स का एरिया है। प्राइस लेवल, पूरे कंट्री में प्राइस लेवल क्या है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, डिफ्लेशन की सिचुएशन है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, यह भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू ही देखा जाता है। नेक्स्ट इसका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बजट के बारे में हर साल आप सुनते हैं, तो गवर्नमेंट बजट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। गवर्नमेंट बजट के थ्रू कौन से वर्क करती है, बजट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, यह सब माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। उसके साथ साथ हमारे कंट्री में सब चीज़ों का प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम अदर कंट्री से भी बहुत सारा बिजनेस करते हैं। तो अदर कंट्री से जो हमारा बिजनेस होता है उसमें एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट दो चीज़ें हैं जो इसका पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। एक्सचेंज रेट होता है अदर कंट्री के करेंसी और हमारी करेंसी के बीच जो एक्सचेंज होता है उसका रेट क्या है, वो एक्सचेंज रेट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है दुनिया के अदर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के साथ हमारे कंट्री का जो बिज़नेस है, जो भी ट्रेड है, उसकी अकाउंटिंग जो होती है पूरे ईयर में, वही होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यह माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा स्कोप है। शुरू से जब इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री हम देखते हैं तो शुरू से माइक्रो इकोनॉमिक्स अलग ब्रांच के रूप में स्टडी नहीं किया जाता था। शुरू में माइक्रो इकोनॉमिक्स ही था और उसी के अंदर माइक्रो का स्टडी होता था, अलग से यह ब्रांच के रूप में नहीं था। कैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स एक अलग ब्रांच के रूप में, अलग पार्ट के रूप में इकोनॉमिक्स का स्टडी करना स्टार्ट हुआ, इसको देखने के लिए हम बैक जाएंगे। 1930 के आसपास जब जाते हैं हम, तो उस समय क्लासिकल थाट्स, जो कुछ इकोनॉमिस्ट थे जिनके थाट को क्लासिकल थाट बोला जाता है, उसमें एडम स्मिथ थे जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है, और भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे जो उनकी थॉट्स थी इकॉनमी के बारे में, इकॉनमी को चलाने के बारे में, इकॉनमी को कंट्रोल करने के बारे में, उसको क्लासिकल थाट्स बोलते हैं, क्लासिकल स्कूल ऑफ थाट्स। उसमें स्पेशलिटी थी जो इन इकोनॉमिस्ट का मानना था, जो क्लासिकल थाट्स वाले थे, कि इकॉनमी फ्री होनी चाहिए,
क्लासिकल थॉट्स में इकोनॉमिस्ट ने माना कि फ्री इकोनॉमी होनी चाहिए, किसी का गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर न हो, मार्केट में जो डिमांड है सप्लाई है वह सेल्फ एडजस्ट करेगी और हमेशा इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी। कभी अगर डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन आती है तो डिमांड और सप्लाई सेल्फ एडजस्ट करके अपने आप इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आएंगी। फ्री इकोनॉमी होगी, गवर्नमेंट उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। जब फर्म है, फ्री इकोनॉमी है, कंपनियां हैं, तो उनका एम होगा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। एक और इनकी स्पेशलिटी थी क्लासिकल थॉट्स स्कूल जो है उसका, ये फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते थे। एडम स्मिथ थे और जो क्लासिकल थॉट्स जिनको माना जाता है, जिनके थॉट्स को, उनका मानना था फुल एम्प्लॉयमेंट मार्केट में होगा। इसका मीनिंग यही है कि जितने भी लोग किसी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट मांग रहे हैं, सबको एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। यह फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो यह कुछ क्लासिकल जो थॉट्स इकोनॉमिस्ट थे, वो जो उनके थॉट्स थे उसकी कुछ स्पेशलिटी है। फ्री इकोनॉमी होगी, गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करेगी और फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा हमेशा। जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए सबको एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। ऐसा क्लासिकल स्कूल थॉट्स जो इकोनॉमिस्ट थे उनका मानना था। बट यह सिचुएशन अचानक चेंज हो गई। 1929 में जितने डेवलप्ड कंट्री थी, अमेरिका हो, यूरोप हो, इस तरह के डेवलप्ड कंट्री में अचानक सिचुएशन देखते हैं कि धीरे धीरे उनके जीडीपी ग्रोथ डिक्रीज होने लगता है, फैक्ट्रियां धीरे धीरे बंद होने लगती हैं, लोग अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में आ जाते हैं। जब फैक्ट्रियां बहुत सारी बंद होगी, लोगों को इनकम नहीं होगी, बहुत सारे लोगों को जॉब से हटा दिया जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कंट्रोल हो गई। तब इसके पहले से जो क्लासिकल थॉट्स इकोनॉमिक्स के आ रहे थे कि हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। बट 1929 से 1930, 31, 32 हम देखते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ा नंबर था जो एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में नहीं थे, उनको जॉब से हटा दिया गया था, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई थी, वो जॉब ढूंढ रहे थे, जॉब उनको मिलती नहीं थी। अब इसमें यह क्लासिकल थॉट्स जो थे इकोनॉमी को चलाने के लिए, इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए फेल हो जाती है। इन्होंने माना था क्लासिकल थॉट्स ने कि इकॉनमी फ्री है, वो सेल्फ एडजस्ट करेगी डिमांड सप्लाई से। लेकिन 1929, 30, 31, 32 में इकॉनमी किसी भी डेवलप्ड कंट्री की सेल्फ एडजस्ट नहीं कर पाई। लोग अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में घूम रहे थे, उनकी जीडीपी, उनका नेशनल इनकम बहुत तेज़ी से डाउन हो रहा था, बहुत बैड सिचुएशन डेवलप्ड कंट्री की हो गई थी। इसमें क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे उनका थॉट कहीं भी हेल्प नहीं कर पा रहा था, वो पूरी तरह से फेल हो गया था। इसी समय जाकर माइक्रो इकोनॉमिक्स एक अलग ब्रांच के रूप में डेवलप हुआ और जिसका क्रेडिट जाता है, एक इकोनॉमिस्ट थे प्रोफेसर लॉर्ड किन्स। जब यह डिप्रेशन की सिचुएशन 1929-30 में जो आई डेवलप्ड वर्ल्ड में, उसको सही करने में जो रेमेडीज़ थी, जो तरीके थे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के, वो सक्सेस नहीं हो पाए। तब लॉर्ड किन्स ने एक तरीका दिया, उन्होंने एक बुक लिखी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उसमें इन्होंने क्लासिकल थॉट्स जो थे, क्लासिकल थॉट्स से अलग, क्लासिकल थॉट्स में कहा गया था फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, फ्री इकोनॉमी है, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। बट लॉर्ड किन्स ने कहा गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी। गवर्नमेंट के इंटरफेयर किए बिना इकोनॉमी को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। फुल यह किन्स ने कहा कि किसी भी इकॉनमी में ऐसा हो सकता है कभी फुल एम्प्लॉयमेंट हो, सबको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बार लोग अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में भी हो। हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट होना या पॉसिबल किसी भी कंट्री या इकॉनमी के लिए नहीं है। और जब सिचुएशन डिसबैलेंस की होगी, डिसइक्विलिब्रियम की होगी, तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए। गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी और गवर्नमेंट इंटरफेयर करके इकॉनमी की सिचुएशन को सही करेगी। यहीं से जो डिप्रेशन 1929-30 का आया, उसी के बाद जब क्लासिकल थॉट्स फेल हो गए मार्केट में, वो इकॉनमी को कंट्रोल करने में, चलाने में सफल नहीं हो पाए, उनके जो बताए गए तरीके थे, तो लॉर्ड किन्स ने अपना तरीका बताया और इसके थ्रू सभी कंट्रीज़ ने अपने सिचुएशन में सुधार किया। धीरे धीरे फिर इकॉनमी सही सिचुएशन में आई और लॉर्ड किन्स के
इसी समय जो तरीके बताए इकोनॉमी को सही करने के लिए, वहीं से माइक्रो इकोनॉमिक्स एक सेपरेट ब्रांच के रूप में इकोनॉमिक्स में हुई। इसके पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स था, बट वह माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ ही उसका स्टडी होता था, अलग से वह कोई ब्रांच नहीं था। बट यह ग्रेट डिप्रेशन 1929 के बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स एक अलग ब्रांच के रूप में इस्टेब्लिश हुआ। इसके बारे में हम इस सेकेंड बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें आगे स्टडी करेंगे। कुछ क्वेश्चन हैं जिसको आप अपने होमवर्क के नोटबुक में करेंगे।